बेटा आज हमको दीर्घोत्तरी करना है, लास्ट वाला। भगत जी का हम लोग चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। हम लोगों ने पिछली क्लास में लघुत्तरी कर लिए, इसके दीर्घोत्तरी का 4th भी हो गया था ना। उसके बाद आज मैं आपको 5th वाला करवा देती हूँ, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप लोग देख लेना। भगत जी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं, ये शायद मतलब कल कंफर्म हो चुका है। आज आप लोग लिखिए, कुंभाराम स्वयं को आस्तिक क्यों मानता था। कुंभाराम स्वयं को आस्तिक क्यों मानता था। कुंभाराम, लिखिए आंसर। कुंभाराम प्रतिदिन मंदिर जाता था। कुंभाराम प्रतिदिन मंदिर जाता था। मंदिर जाता था नहीं, प्रतिदिन मंदिर जाना। माथे पर तिलक लगाना, माथे पर तिलक लगाना। गले में माला धारण करना, गले में माला धारण करना। जोर जोर से पूजा पाठ करना, जोर जोर से पूजा पाठ करने में विश्वास रखता था। जोर जोर से पूजा पाठ करने में विश्वास रखता था। ऐसा करके वह अपने आप को ऐसा करके वह स्वयं को आस्तिक समझता था, आस्तिक मानता था। ऐसा करके वह स्वयं को आस्तिक मानता था। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए पूरे कंप्लीट। और कल हम लोगों ने लिख लिए थे इसके बाकी क्वेश्चन आंसर। ये वाला क्वेश्चन दीर्घोत्तरी का बच गया था। अब इसके पेज नंबर 69 हमारा चल रहा है। इसके आप लोग जो ये भाव पल्लवन है, पतझड़ के बूढ़े पेड़ की तरह कृषकाई, मैं लिखवा नहीं रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। पतझड़ के बूढ़े पेड़ की तरह कृषकाई किसके लिए बोला है? भगत जी के लिए बोला है। क्योंकि भगत जी का शरीर कैसा था? दुबला पतला, बिल्कुल ऐसा लगता था कि हड्डी के ऊपर स्किन से चिपकी हुई है, लगी हुई है। जिस प्रकार एक पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसको भी हम बूढ़ा पेड़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आपने तना देखा होगा, पूरा कड़क हो जाता है, स्किन ऐसे फटा फटा सा तना रहता है, और उसके जो पत्ते रहते हैं सब झड़ जाते हैं, उसमें नई कोपलें नहीं आती ना। पुराना जो पेड़ हो जाता है, बूढ़ा पेड़ या फिर बहुत पुराना जो पेड़ रहता है, वो बिल्कुल निस्तेज रहता है। उसकी डालियाँ भी सूखी सूखी रहती हैं, ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल हाथ लगाओ तो डाली सूख जाती है। और उसी प्रकार भगत जी की शरीर को बूढ़े पेड़ के से वो किया है, कंपेयर किया है। क्योंकि बूढ़ा पेड़ भी जब बहुत पुराना पेड़ हो जाता है, उसके पत्ते सब झड़ जाते हैं, और उसकी जो बॉडी रहती है वो भी हमको बहुत ऐसे सूखी सी दिखती है। इसलिए यहाँ पे भगत जी को पतझड़ के बूढ़े पेड़ की तरह कृषकाय शरीर वाला कहा है। दूसरा है, वसंत के पहले दिन जैसे खिलती लजीली मुस्कान। जिस प्रकार जब वसंत ऋतु आती है तो पहला दिन भी इतना सुंदर लगता है, सब जगह बहुत अच्छा मौसम होता है, फूल खिले हुए रहते हैं। तो एक जब मौसम परिवर्तित होता है, जब ऋतु परिवर्तित होती है, तो पहले दिन ही हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो इसी प्रकार उसकी मुस्कान बताई हुई है कि जैसे वसंत के पहला दिन खुशनुमा रहता है, वैसे उसकी मुस्कान भी बहुत खिली हुई थी, मतलब अच्छी लग रही थी। तीसरा है, अटकी पर कौन भगत नहीं हो जाता। अटकी पर मतलब जब कोई भी काम रुक जाता है, या कोई भी काम किसी का चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब उनका कोई काम रुक जाता है, कोई काम अटक जाता है, अटकी मतलब काम रुक जाना, काम अटक जाना, तब कौन भगत नहीं हो जाता। मतलब जो नहीं करना चाहिए, जिस काम में हमारा विश्वास नहीं है, वो भी हम करने को तैयार हो जाते हैं। जब हमारा कोई काम रुक जाता है, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, जब हमको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, लेकिन जब हमारा काम रुक जाता है और जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको सलाह भी देते हैं, या आप देखते भी हो कि भाई ये तो रोज़ मंदिर जाता है, इसके सब काम हो रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि हाँ ये भी करके देख लेना चाहिए, हमें हो सकता है इससे मेरा काम हो जाए। तो अटकी पर कौन भगत नहीं बन जाता। मतलब जब कुछ अड़चन आती है, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, तो हम जो नहीं करना चाहते, जिन पर हम विश्वास नहीं करते, वो काम भी हम करने लग जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब रिटर्न में लिखने लायक मुझे नहीं लगे, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं करवाया, इनका एक्सप्लेन कर दिए हैं तीनों मैंने।
होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि एग्ज़ाम में आता है तो आप अपने आप लिख सकते हैं। भाषा अध्ययन में है निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। वाक्य आपको बनाना है, अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। आग की तरह भभक उठना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। शर्म से सिर झुकना, लज्जित होना। आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई भी परिवारजन नहीं है, न कोई रिश्तेदार है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा। सेकंड वाला है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय अलग करो। दानवता, दानव एक शब्द है, उसमें ता शब्द लगा है, वो है ता प्रत्यय शब्द। तो यदि दानव, आपको लिखना है दानव। धन, धन मतलब प्लस, प्लस का जो चिन्ह आता है वो लगाते हैं जब हम प्रत्यय शब्द अलग करते हैं या संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में प्लस नहीं, समास विग्रह करते हैं, उपसर्ग अलग करते हैं तो धन लगा के प्लस का साइन लगाते हैं। इसलिए मैंने बोला दानव प्लस ता, दानवता। तो यहाँ पे ता शब्द क्या है? प्रत्यय है। भोलापन, भोला एक शब्द है, उसमें पन प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये हो गया भोलापन। मानवता, मानव एक शब्द है, उसमें ता शब्द लगाया है, ता शब्द क्या है? प्रत्यय। तो आप लिखेंगे मानव प्लस ता, मानवता। समझदारी, समझदार एक शब्द है, र में बड़ी की मात्रा लगने से वो समझदारी शब्द हो गया है, तो र की बड़ी की मात्रा प्रत्यय नहीं हुआ। समझदार शब्द में आपने ई मिलाया, इसलिए वो शब्द प्रत्यय। तो आप क्या लिखोगे? समझदार प्लस ई, बड़ी ई। तो बड़ी ई क्या है? यहाँ पे प्रत्यय है। गहराई, गहरा एक शब्द होता है, गहरा शब्द में यदि प्लस करके आप ई लगाते हो तो वो बन जाता है गहराई। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हुआ? ई। तो आप लिखोगे गहरा प्लस ई। मानसिक, मानस एक शब्द होता है, मानस लिख के आप प्लस करके इक लगाओगे तो मानसिक बन जाएगा। बहुत सारे बच्चे, जब पहले भी देखा मैंने, जब क्लासेस चलती थी तो मानसिक के बाद इक लगाना चाहिए तो वो क लिख देते थे, मानसी, और क को प्रत्यय बताते थे, कभी ई को प्रत्यय बताते थे। खाली ई नहीं आएगा इसमें, मानस का कोई वर्ड नहीं होता, मानस शब्द होता है और उसमें इक यदि आप प्लस करते हो तो मानसिक बन जाता है। तो आपको लिखना है मानस प्लस इक, मानसिक। पाठ में आए देशज शब्दों को छांटकर उनके मानक रूप लिखिए। मतलब देशज शब्द वो होते हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं, और मानक मतलब हिंदी रूप जो हम लिखित में यूज़ करते हैं। तो यदि जो शब्द इसमें आ रहे हैं उनको आपको हिंदी में लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। वाक्य परिवर्तन अलग होता है, वाक्य का शुद्ध रूप अलग होता है। वाक्य का शुद्ध रूप लिखें मतलब ये गलत लिखे हैं, इसमें मात्राओं की गलती होगी, इसमें संज्ञा की गलती होगी, इसमें क्रिया की गलती होगी, इसमें लिंग की गलतियाँ होंगी, इसमें वचन की गलती होगी। तो इसको आपको करेक्ट करके लिखना है। और जो वाक्य परिवर्तन है उसमें सरल से संयुक्त वाक्य, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो वो हमको वाक्य परिवर्तन बोलते हैं उसको। सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, मिश्र से सरल बनाना, ये हम अलग है। और ये वाक्य की शुद्धि, सब मैं इसलिए इतना रिपीट कर रही हूँ, इतना बता रही हूँ बार बार, क्योंकि सब अभी तक मैंने यही देखा है कि सब मिक्स कर देते हैं। वाक्य शुद्धि को भी, वाक्य शुद्ध करो को भी वाक्य परिवर्तन समझ लेते हैं, वाक्य परिवर्तन को वाक्य अशुद्ध समझ लेते हैं। वाक्य अशुद्ध, शुद्ध मतलब जो गलत लिखा है उसको करेक्ट करना, और वाक्य परिवर्तन मतलब वाक्य को पूरा का पूरा बदल के लिखना। और वाक्य परिवर्तन के कुछ रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमको उनको परिवर्तित करना रहता है। और वाक्य शुद्धि में तो जो गलतियां हैं उनको आपको, गलतियों को हटा के फिर से उसी वाक्य को लिखना है। पहला है भगत जी दुर्बलताओं से मनावोचित उठे हुए थे। मनावोचित ही गलत लिखा है, और सेंटेंस ये है भगत जी मानवीय दुर्बलताओं से या मानवोचित दुर्बलताओं से ऊंचे उठे हुए थे। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, भगत जी मानवोचित शब्द आगे आ जाएगा, उसके बाद आप लिखोगे दुर्बलताओं से, मानवोचित दुर्बलताओं से ऊंचे उठे हुए थे। भगत जी समझदार बुद्धिमती पूर्ण बातें करते हैं। बुद्धिमती पूर्ण स्त्रीलिंग शब्द है और भगत जी पुल्लिंग है।
तो भगत जी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें करते हैं, समझदार शब्द को आपको काट देना है। भगत जी ने एक गाय पाल रखी हैं। भगत जी ने एक गाय पाल रखी है, या फिर बहुवचन में आएगा भगत जी ने कई गायें पाल रखी हैं, या भगत जी ने गायें पाल रखी हैं। अब यहाँ पे गाय की मात्रा हट जाएगी, गाय शब्द आएगा और रखी ख के ऊपर जो बिंदी है वो हट जाएगी। भगत जी ने एक गाय पाल रखी है। ये एक पूरा वाक्य सही आपका हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। पश्चाताप और ग्लानि से उसका अवरुद्ध कंठ रुद्ध हो गया। अवरुद्ध का मतलब ही रुका हुआ होता है, तो ये लिखा गलत है। पश्चाताप और ग्लानि से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध के आगे आप कंठ शब्द लगा दो और रुद्ध शब्द को काट दो। पश्चाताप और ग्लानि से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। रुद्ध शब्द को आपको काटना है, कंठ शब्द को आपको अवरुद्ध के आगे उसका शब्द के पीछे लिखना है। पश्चाताप और ग्लानि से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसके आगे चैप्टर आएगा हमारा विप्लव गान, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मुझे नई इबारत के वो नहीं लिखवाए हैं मैंने, भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन को हम ऐसा करेंगे कि आपको संदर्भ प्रसंग सहित मैं आपको लिखवा दूंगी, वो आफ्टर दिवाली हो पाएगा अब तो वो मैं आपको लिखवा दूंगी। तो यदि संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है तो भी आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, और भाव पल्लवन में यदि ये वाक्य आते हैं तो ये 4 दिए हैं इसमें नई इबारत में। पेज नंबर 37 पे आप लोग देख लेना, इसमें 4 दिए हैं, उनको मैं 2 करके लिखवाऊंगी क्योंकि ये 4 एक एक लाइन के हैं, और हम इसको पद्यांश के रूप में लिखेंगे। तो ये हमारा 2 पद हो जाएंगे, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और ये भाव पल्लवन भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपको आज वीडियो आएगा और इसमें से आपको कंप्लीट करना है कॉपी वर्क। ओके, चलिए बाय।